हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिमांशी क्लासेस। आज हम मैथ्स और रीजनिंग करेंगे। एस्टेट के रिगार्डिंग ही हमने 2023 प्रिपरेशन शुरू करी थी, जिसका आज हमारा डे 6 है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एप्टीट्यूड का है। द लेंथ ऑफ वायर इज 66 मीटर, देन द नंबर ऑफ सर्कल ऑफ सर्कमफ्रेंस 1.32 सेंटीमीटर दैट कैन बी मेड फ्रॉम द वायर। तो इस वायर देखो, लेंथ ऑफ वायर 66 मीटर गिवन है और सर्कल का सरकमफ्रेंस 1.32 गिवन है। दैट कैन बी मेड फ्रॉम द वायर इज, तो हमने नंबर ऑफ सर्कल निकालने हैं जो इस वायर के थ्रू बने हैं। ठीक है, जिस वायर की लेंथ क्या है, तो सबसे पहले लेंथ ऑफ वायर इज 66 मीटर। आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बिकॉज सरकमफ्रेंस भी हमें सेंटीमीटर में गिवन है। तो 66 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, दैट इज 6600 सेंटीमीटर। और आपको पता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2πr, जो कि हमें कितना गिवन है 1.32 सेंटीमीटर। तो हमने नंबर ऑफ सर्कल form by having this length of wire is 66 मीटर। तो 6600 डिवाइड बाय 132 हमारा क्या आ जाएगा कि नंबर ऑफ सर्कल बने हैं जितने। ठीक है, तो 6600 132 100 ये ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे पॉइंट हटाकर। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 66 और ये आ जाएगा 3300, ये आ जाएगा 11 6 और 1100। सॉरी, ये मैंने 6 3 के टेबल में काट दो ना, तो 3 2 600, तो कितना आ गया 1000 10,000 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 5000। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन 140 मीटर लॉन्ग रनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म टू 600 मीटर लॉन्ग। तो देखो, अगर जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पास करेगी, ठीक है, कोई ट्रेन है, ये ट्रेन है, अगर ये प्लेटफॉर्म को पास करेगी तो उसको इसका ट्रेन की लंबाई कितनी है 140 और प्लेटफॉर्म की कितनी है 260। तो इसको क्रॉस करना है, तो उसको खुद की लंबाई और इसको क्रॉस करना है, तो कितना टोटल कितनी हो जाएगी, जो टोटल कितना कवर करेगा ये डिस्टेंस, ये करेगा 400 मीटर। ठीक है, जब भी प्लेटफॉर्म की बात होगी तो हम ऐड करेंगे उसकी भी लंबाई को। ठीक है, तो डिस्टेंस टोटल तो हमारा हो गया 400 मीटर। उसके बाद हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड क्या गिवन है आपको 60 किलोमीटर पर आवर। अब 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस कितने में गिवन है मीटर में, तो स्पीड में मीटर पर सेकंड में। जब भी किलोमीटर से मीटर में जाना है तो देखो, ज़्यादा से कम में जाना है ना, तो कम से मल्टीप्लाई करेंगे 5/18। कितनी स्पीड गिवन है 60, तो ये क्या हो जाएगा 50/3। इसको सॉल्व करके आ जाएगा ना, ये किसी के भी, ये 3 2 6। ठीक है, और फिर 2 के टेबल पे काट लो। ठीक है, तो अब अगर जैसे मीटर से किलोमीटर जाते हैं तो ज़्यादा बनाना है तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी स्पीड होगी, डिस्टेंस हो गया। हमें क्या इवन स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है। स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस इज 400 मीटर। टाइम निकालना है, तो हमें पता है टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, t इज इक्वल टू d/s। 400 स्पीड कितनी है 50/3 है, 50 मल्टीप्लाई 3 क्या आ जाएगा 20 सेकेंड।
ठीक है, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्लॉथ मर्चेंट ऑन सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ ऑब्टेन अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर ऑफ क्लॉथ, देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज़। कि क्लॉथ मर्चेंट उसने सेल किया किसी क्लॉथ को, उसका प्राइस तो था 33 मीटर और उसको प्रॉफिट मिला किसके इक्वल, सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर ऑफ क्लॉथ, देन प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। तो हम सबसे पहले लेट करते हैं कि लेट द प्राइस ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ, 1 मीटर ऑफ क्लॉथ का जो प्राइस है P। अब यहाँ से आपको क्या गिवन है कि प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर ऑफ क्लॉथ। एक का अगर P है तो सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर 11 P, तो प्रॉफिट उसको कितना गिवन है, प्रॉफिट उसको गिवन है 11 P। और उसने सेल कितने का किया है, सेलिंग 33 मीटर क्लॉथ किया और 11 मीटर का उसको प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो उसको जो सेलिंग उसका वो है 33 P। अब उसको अब कोस्ट प्राइस निकालना है, तो जितने अब मतलब कितने की चीज़ हमने खरीदी है, तो जितने की हमने बेची थी और कितना हमें प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट को अगर हम उसमें से माइनस कर दें जितने की हमने बेची है, तो हमारे जो हमने जितने में खरीदी है उतना हमें प्राइस पता लग जाएगा। मतलब दैट इज़ कोस्ट प्राइस किसके इक्वल होता है, सेलिंग प्रॉफिट ना। कि अब ये मेरे को कितने की चीज़ मैंने खरीदी थी, कैसे निकालूं कि जितने की मैंने बेची है उसमें से प्रॉफिट माइनस कर दूं, मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो 33 P माइनस 11 P दैट इज़ 22 P, ये मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया। प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी, प्रॉफिट कितना प्रॉफिट मिला है किस पर, कॉस्ट प्राइस लेते हैं हमेशा, कॉस्ट प्राइस पर इंटू 100। तो प्रॉफिट मुझे 11 P का मिला है, कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है 22 P मल्टीप्लाई 100, तो 11 2 ज़ा, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आ गई 50%। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 4 men और 6 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days working 7 hours a day, how many days will it take to complete a work as twice with 10 men and 3 women working together hour a day। तो अब 4 men और 6 women can do a piece of work in 12 days। तो अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना है। देखो यहाँ पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ, फिर इसको हम करेंगे कि या तो 4 आदमी या 6 औरत किसी काम को 12 दिन और 7 घंटे में कंप्लीट करती हैं। ठीक है, और कितना टाइम लगेगा जब 10 मैन और 10 आदमी और 3 औरत उनके काम का डबल करेंगे तब तक। ठीक है, जैसे अभी दोबारा समझाती हूँ, 1 मिनट देखो। 4 men और 6 women can do a piece of work in 12 days working in 7 hour a day। तो या तो 4 men या फिर और लिखा है तो 6 women। ठीक है, कितना इन्हें टाइम लग रहा है, 12 डे लग रहे हैं, 12 days और 7 hour लग रहे हैं। ठीक है, अब 4 men और 6 women इक्वल काम कर रहे हैं इतने दिनों में, इतने टाइम में। इसको हम 2 men या 3 women, तो 2 men इक्वल आ गया 3 women के। तो फॉर्मूला क्या होता है, M1 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई H1। MDH से याद करते हैं ना इसको, जब हमें क्या दिया हो, डे भी दिया है, टाइम आवर्स में गिवन है, और मैन या वुमेन कि मतलब उनकी एफिशिएंसी इज़ इक्वल्स टू हमें क्या गिवन है, ट्वाइस ऑफ M2 मल्टीप्लाई D2 मल्टीप्लाई H2। तो ट्वाइस किसका है, जितना ये 4 men और
हमारा हम क्या करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, सारा क्वेश्चन पहले एक में कर लेते हैं, या मैन में या वुमेन में। तो 2 मैन इज इक्वल है 3 वुमेन के। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, 12 डेज में 7 आवर वर्क कर रहे हैं। कितना हम मान के हम क्वेश्चन करते हैं मैन में, तो कितने मैन, 2 मैन इक्वल है 3 वुमेन के। तो फॉर्मूला क्या होता है, M2D2H2 फाइंड आउट करते हैं पहले तो, जिसमें M जो है हमारा मैन है, ठीक है। तो मैन कितना है हमारा 4, कितना हमें डेज लग रहे हैं 12, और टाइम कितना लग रहा है 7 आवर, ठीक है। इसका ट्वाइस किसके इक्वल है, M1 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई H1, ठीक है। अब M1 D1 H1, अब ये तो हमें कहा है कि 10 मैन और एंड 3 वुमेन वर्किंग टुगेदर आर अ डे, ठीक है, कितने टाइम में ये काम करते हैं, और ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, 10 मैन प्लस 3 वुमेन है, तो 3 वुमेन इज इक्वल टू 2 मैन, तो 10 मैन प्लस 2 मैन दैट इज 12 मैन, ठीक है। अब हाउ मैनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट अ वर्क एज ट्वाइस विद 10 मैन एंड 3 वुमेन वर्किंग टुगेदर 8 आवर अ डे आएगा। यहाँ पर टाइम हमें गिवन है 8 आवर अ डे, ठीक है, और टाइम हमें कितना गिवन है 8, ठीक है। तो M1 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई H1 क्या है, M1 क्या है 12, D1 हमें पता नहीं, H1 क्या है 8, ठीक है। तो अब 12 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 4 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो 2 4 8, और D1 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 7 पॉन 4 मल्टीप्लाई 12, तो D1 किसके इक्वल आ गया 7 डेज में। तो 7 घंटे टाइम लगता है किनको, 10 मैन और 3 वुमेन को टू डू ट्वाइस द वर्क, इसके डबल काम करने का, ठीक है। तो समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x इक्वल टू 1/1 प्लस √2 देन द वैल्यू ऑफ x² प्लस 2x प्लस 3 इज़। तो इसको सॉल्व करते हैं। x इसके इक्वल है 1/1 प्लस √2, तो इसको रैशनलाइज कर देंगे तो 1 माइनस √2 अपॉन 1 माइनस √2 दैट इज़ 1 माइनस √2, ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस √2 अपॉन 1 माइनस 2 दैट इज़ 1 माइनस √2 अपॉन माइनस 1 दैट इज़ √2 माइनस 1, ठीक है। नेगेटिव कॉमन ले लो ना, कैंसिल होके आ जाएगा। तो x² प्लस 2x प्लस 3, तो x की वैल्यू हमें क्या गिवन है √2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर √2 माइनस 1 प्लस 3, तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर अंडर √2 a² प्लस b² माइनस 2√2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 2√2 माइनस 2 प्लस 3, इससे तो ये कैंसिल, रूट से कैंसिल, तो 2 माइनस 2 प्लस 3, इससे कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का है, तो CAE HFG J MKO RPT, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम नंबरिंग लिख लेते हैं। जैसे C को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर पर ये कब आता है 3, ये 1 पर, ये 5 पर, 8 6, अगर आपको ये लर्न होंगे तो बहुत ईजिली रीजनिंग हो जाएगी, ठीक है। 13 K का 11 पर आता है, O 15 पर,
आर आता है 18 पर, पी 16 पर और टी 20 पर। ठीक है, अब आप ये देखो सबसे पहले 3 में कितना ऐड कर रहे हैं, ये देखो हम क्या करते हैं, ये देखो 3 में 10 ऐड करोगे तो क्या आ रहा है 13। ठीक है, फिर 11 1 में 10 ऐड कर रहे हैं तब क्या आ रहा है 11। 5 में 10 ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 15। ठीक है, सिमिलरली 8 में 10 ऐड करोगे क्या आएगा 18। एफ में 10 ऐड करोगे क्या आएगा पी। जे में 10 ऐड करोगे तो क्या आएगा 20। 10 10 20। तो इसके बाद ये ठीक है, इसकी सीरीज अल्टरनेटिवली है ना, इसके साथ ये है फिर इसके साथ यही वाला होगा। अब इसमें 10 ऐड करेंगे, 10 ऐड करेंगे, 13 में 10 ऐड करेंगे क्या आएगा 23। फिर 11 में 10 ऐड करेंगे क्या आएगा 21 और 15 में 10 ऐड करेंगे दैट इज़ 25। ठीक है, 25 किसका नंबर होता है वाई, 21 यू और 23 डब्ल्यू। तो आंसर क्या आएगा हमारा डब्ल्यू यू एंड वाई। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हमारा रीजनिंग का है। अमंग 5 पर्सन ए बी सी डी एंड ई, ए इज़ शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन ई, सी इज़ द टॉलेस्ट, डी इज़ शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन ए, whom among them is shortest। तो सबसे छोटा कौन है। तो अब सबसे पहले आपको 5 गए हैं ए बी सी डी एंड ई। ए इज़ शॉर्टर देन बी, ए जो है बी से छोटा है मतलब बी बड़ा है। ठीक है, बट टॉलर देन ई, जो ए है बी से तो छोटा, ए जो है वो बट टॉलर देन ई, ए जो है ई से बड़ा है। ठीक है, इतना समझ आ गया। सी इज़ टॉलेस्ट, तो सी सबसे बड़ा है तो इसको तो अभी छेड़ो ही मत। डी इज़ शॉर्टर देन बी, डी जो है बी से छोटा है, डी इज़ शॉर्टर देन बी मतलब बी जो बड़ा है डी से। बट टॉलर देन ए, जो डी है ए से, बट टॉलर देन ए, डी इज़ ग्रेटर देन ए। ठीक है, हूँ अमंग इज शॉर्टेस्ट। अब हमें एक गिवन है, डी बड़ा है ए से और ए बड़ा है ई से। ठीक है, और डी से बड़ा है बी। ठीक है, और सी सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा कौन सा हुआ ई, ए इज़ शॉर्टेस्ट। ठीक है, बस तोड़ तोड़ के आपको क्वेश्चन को समझना है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, एप्टीट्यूड के। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैरामीटर ऑफ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 40 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया इज। तो सबसे पहले ना हम रोम्बस बना लेते हैं जिससे आपको ये इजी हो जाएगा समझना। ठीक है, ये रोम्बस है। ठीक है, थोड़ी बहुत शेप इधर उधर होगी। तो ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब वन ऑफ इट्स डायगोनल हम मान लेते हैं, जो डी बी डायगोनल है वो हमारा क्या है 40 सेंटीमीटर। हमें पता है डायगोनल जो है इंटरसेक्ट करता है इक्वल पॉइंट पर। अगर ये 40 है टोटल तो ये 20 और ये 20 होगा। ठीक है, और एरिया हमें फाइंड आउट करना है। एरिया हमें पता है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ ऑफ डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। ठीक है, अब डायगोनल 1 तो हमें गिवन है, डायगोनल 2 हमें फाइंड आउट करना है। और पैरामीटर हमें पता है, पैरामीटर क्या होता है 4 इंटू साइड। तो साइड निकाल लें तो पैरामीटर को डिवाइड कर दे 4 से तो साइड आ जाएगी। तो पैरामीटर हमें गिवन है 100/4, दैट इज़ ये हमारी साइड आ गई। साइड एक क्या आ गई 25। तो ये भी हो सकती है, ये भी कोई भी। तो हम मान लेते हैं जो ए बी है वो साइड 5 गिवन है। ठीक है, हमें पता है इंटरसेक्ट ऑफ, नाउ द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल फॉर्म अ राइट एंगल। ये राइट एंगल बनाते हैं। देयरफॉर जैसे ये अब ओ बी, ये सेंटर ओ है ना, ओ बी या फिर ओ डी किसके इक्वल है, पूरे डी बी का हाफ जो मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट इज़ 20। तो ये ओ बी 20 है। चाहे ऊपर वाला ले लो चाहे नीचे वाला, कोई भी ले लो। हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल ले ली। और इन राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, ट्रायंगल ए और बी में
ए बी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 25 का स्क्वायर। वो भी हमें कितना गिवन है 20 का स्क्वायर प्लस इसको एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। 25 का स्क्वायर 625, ये 400 इधर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर 2 to 5 एक्स स्क्वायर, एक्स क्या आ गया 15। ठीक है, एक साइड हमें कितनी गिवन थी, एक साइड हमने निकाली थी 25, एक आ गई 15। ठीक है, अब हमने ये साइड निकालनी है, एक अब हमने डायगोनल निकालना है। अब ये हमने ओ ए जो है एक्स मान लिया, तो ओ सी क्या होगा, ये ए सी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ए ओ, ए सी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओ ए, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 15 विच इज इक्वल्स टू 30। अब एरिया क्या होता है, एरिया इज हाफ ऑफ d1 मल्टीप्लाई d2, हाफ d1 क्या है, d1 विच इज़ गिवन ना 40 और d2 30, तो ये क्या आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 alloys आर बोथ मेड अप ऑफ कॉपर एंड टीन, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड टीन in the first alloy is 1:3 and in second alloy is 2:5. In what ratio should 2 alloy be mixed to obtain a new alloy such that the ratio of copper and tin be 3:8? ठीक है, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, तो बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन। देखो क्या है, 2 alloys आर बोथ मेड अप ऑफ कॉपर एंड टीन, कॉपर और टीन आपको 2 alloy गिवन है, रेशो दोनों की गिवन है और मिक्सचर की भी गिवन है। तो देखो कैसे करेंगे, कॉपर और टिन 2 alloy, कॉपर एंड टिन हम कह देते हैं एक्स रेशो वाई में मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, तो अब फर्स्ट alloy की जो रेशो है, द रेशो ऑफ कॉपर एंड टिन इन फर्स्ट alloy इज़ 1:3 और सेकंड alloy की 2:5 और इनका जो मिक्सचर है टू obtain a new alloy इज़ 3:8। तो रेशो ऑफ हम क्या करते हैं, सारा क्वेश्चन एक में कर लेते हैं, या कॉपर में कर लो या टीन में कर लो। तो मैं कॉपर में कर लूँगी। देखो टोटल अब ये कॉपर का फर्स्ट में कितना आएगा 1/4। ठीक है, 1 पार्ट है ना, टोटल का 4। ठीक है, और इसमें कॉपर का कितना है 2/7 और इसमें 3/11। ठीक है, तो अब फर्स्ट एंड सेकंड ये कितना है 1/4, सेकेंड alloy है 2/7, मिक्सचर हम लिख देते हैं सेंटर में 3/11। तो अब राइट हैंड से शुरू करो, दैट इज़ 2/7 माइनस 3/11 और 3/11 माइनस 1/4। इसको सॉल्व करके आएगा 1/77, 1/44, दैट इज़ 44:77, दैट इज़ 4:7 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इजी था ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीजनिंग का है, तो ये ब्लड एंड रिलेशन से क्वेश्चन है। तो मैं ज़्यादातर ये क्वेश्चन हिंदी में करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि हिंदी में फिर भी जो है, क्योंकि आप ये देखो ना, चाचा चाची मामा मामी इतने सारे रिश्ते होते हैं जो हिंदी में बोले जाते हैं अलग, लेकिन अगर इंग्लिश में देखें तो उनको अंकल आंटी कहा जाता है। चाचा चाची को भी अंकल आंट, मामा मामी को भी अंकल आंट, तो इसलिए मुझे कंफ्यूजिंग लगता है थोड़ा। तो मैं आपको ये क्वेश्चन हिंदी में कराऊंगी, और अगर आप चाहते हो तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हो। ए ने कहा, वह लड़का मेरी माता के पिता का पुत्र है। वह लड़का, सबसे पहले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, खुद पर लेकर देखना चाहिए।
वह लड़का समझ लो कि मैं हूँ, ठीक है। मेरे माता मतलब मेरी माता के पति मतलब मेरे पिताजी का पौत्र मतलब पौत्र है, ठीक है। मेरा कोई भाई अथवा बहन नहीं है। लड़का ए से किस प्रकार संबंधित है, तो वह ए से किस प्रकार संबंधित है। देखो मैं, मेरी माता हो गई, उनके पति मतलब मेरे पिताजी, उनका पौत्र मतलब मेरा लड़का, ठीक है। मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, तो वो लड़का ए से किस प्रकार संबंधित है, तो ए का तो वो पुत्र हुआ ना, ठीक है। तो वो ए का, जैसे कि अब मेरा कोई भाई या बहन नहीं है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और क्या कहते हैं, वो मेरा ही पौत्र, वो मेरे पिताजी का पौत्र है, मतलब मेरा पुत्र हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा पुत्र, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इस लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन करे हैं। मेरा टारगेट था कि 15 क्वेश्चन इस लेक्चर में और 15 नेक्स्ट में करके 2021 का टीजीटी साइंस का पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसका सीडीपी हिंदी और इंग्लिश तो हम कर चुके हैं कॉमन सेक्शन की, तो अभी 15 और 10 क्वेश्चन जीके के थे, हरियाणा जीके के, वो भी हम करेंगे। तो ऐसा करते हैं, बस अब 10 क्वेश्चन का कर लेते हैं कि 10 क्वेश्चन मैथ्स के हो जाएंगे अब, 10 नेक्स्ट लेक्चर में इसके मैथ्स और रीजनिंग के, और 10 और, ठीक है, क्योंकि 15 30 के आते हैं ना मैथ और रीजनिंग, और बचेगा हमारा जीके वो 10 मार्क्स का। तो कंप्लीट करा कर ही मैं नेक्स्ट पेपर शुरू कर दूंगी। साइड बाय मैंने 2019 का पेपर शुरू करा हुआ है, उसका इंग्लिश का कॉमन सेक्शन में कराती हूँ। इसके बाद पीआरटी का भी एक पेपर उठाएंगे, वो पीजीटी का है नेक्स्ट 2019 वाला, ये टीजीटी का है, तो इसके बाद एक पीआरटी का करेंगे, ठीक है। इसी 1 बाय 1 करेंगे। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो या कोई टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।